हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, कमला ने मनीराम से कहा, हम इस रिश्ते को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं। आकाश को समय ही कितना हुआ है गए हुए, क्या पता वो वापस लौट आए। मनीराम को कमला की बातों में भी कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। भावावेश में वह अपनी बहू के जीवन के बारे में तो अच्छा सोच रहे थे, लेकिन यह सुनकर उसे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने बेटे आकाश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मनीराम ने हीरालाल को यह बात बताई तो उसकी भी उलझन बढ़ गई। उधर वह धनीराम को जबान दे चुका था और इधर मनीराम और उनकी पत्नी के मन में एक नया संदेह उत्पन्न हो चुका था। नंदनी को भी उसकी सास ने जब यह बात बताई तो उसकी भी बेचैनी बढ़ गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बनी बनाई योजना पर कमला की इस सोच से पानी फिरने वाला है। आखिर चारों इस बात पर सहमत हुए कि पहले धनीराम को बुलाकर उनसे भी राय मशवरा कर लेते हैं, इसके बाद ही आगे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। बेटी के भविष्य की बात थी, न चाहते हुए भी अगली सुबह हीरालाल को इस मसले पर बातचीत करने के लिए धनीराम के घर जाना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। हीरालाल के मुख से धनीराम ने जब मनीराम की यह बात सुनी तो उसे यह सुनकर झटका सा लगा, क्योंकि उसने तो जल्दबाजी में अपने दोनों बेटों को इस रिश्ते की सूचना भी भेज दी थी। हीरालाल ने धनीराम को बताया कि मनीराम आपसे इस बारे में कुछ बात करके ही आगे फैसला करेंगे। धनीराम और हीरालाल अगले दिन शाम को मनीराम के घर पहुंच गए। गांव के लोगों में भी इस बात को लेकर सुगबुगाहट होने लगी कि आखिर धनीराम बार बार मनीराम के घर के चक्कर क्यों लगा रहा है। भरोसेलाल और राम बिहारी गांव के ऐसे दो बुजुर्ग थे जिनकी नज़र गांव के हर भले बुरे काम पर रहती थी। शाम को जैसे ही इन्होंने हीरालाल और धनीराम को मनीराम के घर की ओर जाते देखा, वे दोनों भी इस बात का भेद लेने के लिए उनके पीछे पीछे मनीराम के घर की ओर चल पड़े। कमला की नज़र उन पर पड़ी तो उसने मनीराम को रसोई घर में बुलाकर हिदायत दी कि गलती से भी गांव वालों के सामने इस रिश्ते की बात न छेड़ देना, नहीं तो लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। उसने मनीराम को यह भी समझाया कि समधी जी और धनीराम जी को भी यह बात समझा दो। मनीराम ने आकर हीरालाल और धनीराम को भी सचेत कर दिया। नंदनी ने सभी के भोजन पानी की व्यवस्था का जिम्मा संभाल रखा था। पांचों बुजुर्ग मनीराम के घर के आंगन में बैठकर चाय तमाकू पी रहे थे। कमला को संदेह था कि मनीराम के भोलेपन का कहीं हीरालाल और धनीराम अनुचित फायदा न उठा ले, इसलिए कमला जल्दी जल्दी गौशाला के काम निपटा कर आ गई। भरोसेलाल ने भेदिया लहजे में धनीराम से पूछा, अरे पंडित जी, आज तुम्हारी दौड़। धनीराम बोला, मैं मनीराम जी के बैलों की जोड़ी का सौदा करने आया था। राम बिहारी बोला, बैल तो बड़े गजब के हैं जी, इस इलाके में इतनी अच्छी जोड़ी न मिलेगी। मनीराम जी 150 बीघा जोतते हैं इन्हीं से। धनीराम जी बोले, हाँ सुना तो है, लेकिन पंडित जी ने कीमत भी तो बहुत रखी है इनकी। भरोसेलाल बोला, क्या कीमत रखी है पंडित जी ने? धनीराम बोला, 15 मांग रहे हैं, पर मेरे पास कहाँ है इतने रुपए। मैंने सुना तुम्हारे पास भी एक जोड़ी बैल है। भरोसेलाल बोला, मेरे पास भी हैं, पर इनकी टक्कर के नहीं हैं। मनीराम को मालूम था कि ये दोनों ऐसे तो घर से उठेंगे नहीं। धनीराम ने इन्हें सही जवाब दिया है। इन दोनों भेदियों से मुक्ति पाने के लिए मनीराम ने धनीराम और हीरालाल से कहा, चलो पंडित जी, पहले इनके बैल ही देख कर आ जाते हैं। इसके बाद सभी वहां से उठकर भरोसेलाल के बैलों की जोड़ी को देखने निकल गए। धनीराम ने बैलों को देखते ही कहा, ये तो बहुत ही बूढ़े हैं, फिर भी कीमत क्या रखी है आपने इनकी? भरोसेलाल बोला, पंडित जी के बैलों से 400 कम है। धनीराम ने मजाक में कहा, ये तो मुफ्त में भी ले जाने के लायक नहीं है, ये तो हल वाले से ही हल खिंचवाने की उम्र के हो चुके हैं। यह कहकर धनीराम, हीरालाल और मनीराम वापस आ गए। रात हो चुकी थी। नंदनी और कमला ने रात का भोजन तैयार कर लिया था। भोजन करते समय धनीराम ने मनीराम से पूछा, पंडित जी आपने बुलाया था, बताओ क्या सलाह बनी आप लोगों की? मनीराम ने कहा, देखो आप लोग यह न समझना कि मनीराम अपनी बात से मुकर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमें कुछ दिन अभी आकाश का इंतजार कर लेना चाहिए। अभी 1.5 साल के करीब ही हुआ होगा। अगर वह घर वापस लौट आया तो फिर वह क्या सोचेगा। फिलहाल आप अपने लड़के को घर बुलाकर हमसे मुलाकात करवा दो। हम दोनों भी आपके लड़के से बातचीत कर लेंगे।
अगर आकाश एक आध साल तक वापस न लौटा तो अगले साल विजयदशमी को इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देंगे। नंदिनी भी यह सब बातें सुन रही थी। वह तो रवि से मिलने के लिए मचल रही थी। यह सुनकर कि अब उनके मिलन में 1 साल से अधिक का समय और लग सकता है, वह मन ही मन बहुत व्याकुल थी। फिर भी उसने बड़ों के सामने अपना मुंह बंद रखना उचित समझा। कमला को भी मनीराम की बात सही जची। हीरालाल ने नंदिनी से पूछा, बेटी ऐसा उचित रहेगा ना? नंदिनी के पास हाँ कहने के सिवाय कोई और शब्द भी नहीं थे। उसने सोचा इतनी बड़ी संपत्ति के लिए 1 साल का इंतजार कुछ ज्यादा भी नहीं है। इसलिए उसने अपने ससुर की बात में ही अपनी सहमति बताकर एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। धनीराम ने मनीराम को बताया कि उसका लड़का अगले महीने घर आने वाला है। वह जरूर उसकी मुलाकात उनसे करवाएगा। अगले दिन हीरालाल और धनीराम अपने अपने गांव चले गए। धनीराम का भेजा पत्र सन्नी को मिला तो पत्र पढ़कर उसे अपने पिता पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने पति से कहा, लगता है पिताजी का दिमाग सठिया गया है। क्या जरूरत हो रखी थी रवि के लिए नंदिनी जैसी विवाहिता से रिश्ता करने की? एक बार मना कर देते तो हो सकता था रवि भी सही रास्ते पर आ जाता। उनकी गलत सह से रवि की हिम्मत बढ़ती जा रही है। मैं उनके इस निर्णय से बिल्कुल असहमत हूँ। पत्नी ने सन्नी के क्रोध में रवि का पक्ष लेकर थोड़ा सा घी और डाल दिया। वह बोली, रवि भाई है आपका, आज नहीं तो कल तुम्हें आमने सामने उठना बैठना पड़ेगा। आपकी आज की असहमति हमेशा के लिए मन मुटाव का कारण बनेगी। सन्नी बोला, तू भी उसी की भाषा बोल रही है। तुझे घर जाना हो तो चली जा, लेकिन मैं इस काम के लिए किसी भी हालत में घर पर न जाऊंगा। इधर रवि को भी जब पिता का पत्र मिला तो वह बहुत खुश हुआ। आखिर वह कई महीनों के कागजी प्रेम प्रसंग के बाद अब नंदिनी से हकीकत में मिलने वाला था। समय कम था, इसलिए उसने अब अपने पिता और नंदिनी को पत्र लिखना उचित न समझा। वह घर जाने की तैयारी करने लगा। अपने लिए जरूरी कपड़े खरीदकर उसने नंदिनी के लिए भी एक सोने का हार बनवा लिया। करीब 1.5 साल बाद वह घर जा रहा था, इसलिए माता पिता के लिए भी उसने एक एक जोड़ी कपड़े खरीद लिए। इसके बाद उसने विजयदशमी से 10 दिन पहले की ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। विजयदशमी से ठीक 1 सप्ताह पहले रवि अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर रवि ने देखा कि वहां शादी जैसा कोई माहौल नहीं दिख रहा था। यह देखकर आखिर उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि पिताजी ने उसे जिस काम के लिए घर बुलाया है उसकी कोई तैयारी नहीं लग रही है। माँ ने उसे बताया कि पहले नंदिनी के सास ससुर तुझे देखेंगे, तभी आगे की तैयारी होगी। रवि ने माता पिता को उनके लिए लाए हुए कपड़े दिए तो दोनों बहुत खुश हुए। नंदिनी के लिए उसके द्वारा लाया गया सोने का हार देखकर रंधुली की आंखें चुंधिया गई। उसने रवि से कहा, बेटा अपनी माँ के लिए भी एक ऐसा हार बनवा देता। रवि ने हंसते हुए कहा, माँ पहले तू ही पहन कर देख ले। नंदिनी भी तो तेरे घर की बहू ही बन रही है, इसलिए ये हार तो तेरा ही है। रविवार का दिन था। धनीराम ने अपनी पत्नी रधुली से कहा कि वह आज ही रवि को लेकर हीरालाल के घर चला जाता है। वहीं से शाम को मनीराम के घर चले जाएंगे। रधुली बोली, कल ही तो रवि घर पर आया है, तुम उसे कहाँ कहाँ नचाते रहोगे। जिनको नहीं भी पता है वे भी शक करने लगेंगे। ऐसा करो, तुम खुद ही हीरालाल जी के घर पहुंचकर उन्हें यह बता के आ जाओ कि रवि घर आ गया है। हम दोनों कल दिन में मनीराम जी के घर पहुंचेंगे। आप भी कल दिन में वहां जरूर पहुंच जाना। धनीराम को रधुली की यह बात सही लगी। वह उसी समय हीरालाल के पास जाने को तैयार हो गया। रधुली ने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया। रवि और धनीराम ने नाश्ता किया। रधुली ने रवि की लाई मिठाई और कुछ फल एक थैले में रखकर धनीराम को पकड़ा दिए। धनीराम ने थैला कंधे में टांगा और हीरालाल के गांव की ओर चल पड़ा। धनीराम के वहां पहुंचते ही हीरालाल और तुलसी ने उसकी बड़ी आवभगत की। धनीराम ने बताया कि उसका लड़का रवि घर तो पहुंच गया है, लेकिन मनीराम की इस नई शर्त से वह कुछ नाराज है। बड़ी मुश्किल से उसे वहां चलने को राजी किया है। कल दिन में आप भी समय निकालकर वहां जरूर पहुंच जाना। उचित होगा कि मनीराम जी से आपके सामने ही आगे की बातचीत हो। तुलसी और अंजू ने धनीराम से कहा कि रवि को भी यहीं ले आते तो कल यहीं से सीधे मनीराम जी के घर चले जाते। इसी बहाने हमारी भी आपके बेटे से मुलाकात हो जाती। धनीराम ने बताया कि अभी मनीराम जी की तरफ से यह रिश्ता पक्का नहीं हुआ है।
आपकी लड़की अभी उनकी बहू है। ऐसे में यदि उन्होंने उसका रिश्ता रवि के साथ करने से मना कर दिया तो उनके साथ साथ लड़की की भी बदनामी होगी, लोग हम पर हंसेंगे। हीरालाल ने भी धनीराम की बातों पर अपनी सहमति जताई। धनीराम ने बताया कि यदि कल बात बन जाती है तो शाम को हम लोग इधर से ही वापस चले आएंगे। दिन का भोजन करके धनीराम और हीरालाल बाजार की ओर निकल गए। दोनों ने कल की तैयारी के हिसाब से मनीराम के घर के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ खरीद ली। इसके बाद दोनों अपने अपने घर वापस चले आए। इधर धनीराम के हीरालाल के घर जाने के बाद रवि ने अपनी माँ से अब तक की सारी घटनाक्रम के बारे में सुना। रधुली ने रवि को बताया कि हीरालाल तो अपनी छोटी बेटी अंजू का रिश्ता भी तेरे साथ करने को तैयार थे, लेकिन तुझे न जाने उस नंदनी में ऐसा क्या दिख रहा है। तेरी जिद है तो हम ना तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा कि तुझे उस नंदनी से भी कई अच्छे रिश्ते मिल सकते थे। तेरे पिता की भी उन लोगों के पास जाते जाते एड़ियाँ घिस गई हैं। अभी से यह हाल है तो बाद में न जाने तेरा क्या हाल करेगी। वह अभी भी सोच समझ ले बेटा, घर जमाई की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। तू तो घर जमाई से भी बुरे रिश्ते में फंस रहा है। किसी तीसरे के घर रहने पर मुल्क में बदनामी अलग होगी। अगर तुझे वह नंदनी इतनी ही पसंद है तो शादी के बाद उसे लेकर सीधे मुंबई चले जाना। माँ की बात सुनकर रवि उलझन में फंस गया। उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद वह नंदनी के चक्कर में गलत ही फंस गया। इस प्रेम कहानी में अब उसे बंटी की चाल भी नजर आने लगी। यह उसकी लगाई हुई आग थी जिसमें उसने रवि को फंसाकर स्वयं का पीछा छुड़वा लिया। बंटी की शादी इसी विजयदशमी को होने वाली थी। कल वह भी घर पहुंचने वाला था। रवि ने माँ से बता दिया कि कल वह मनीराम के घर जाकर उनसे और नंदनी से इस विषय में साफ साफ कह देगा कि अब आगे वह उसके लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बहुत हो चुका यह नाटक, मुझे कौन से रिश्तों की कमी हो रही है। शाम को धनीराम घर पहुंचा तो उसे रवि का मूड कुछ बदला बदला सा लगा। यह देखकर धनीराम ने रधुली से पूछा, क्या हुआ? रवि कुछ उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है। रधुली बोली, यह सब हम लोगों की जल्दबाजी के कारण हुआ है। इसे थोड़ा समझाते तो हो सकता था यह इस झंझट से निकल जाता। इसकी बातों से लग रहा है कि यह किसी दबाव के कारण नंदनी के चक्कर में फंसा है। धनीराम का माथा ठनक गया। उसे लगा कि कहीं बाजी हाथ से पलट न जाए। उसने रधुली से कहा, कहीं तूने तो उसके कान तो नहीं भर दिए? जब इच्छा नहीं थी तो इतने दिनों से मुझे कुत्ता बनाकर इधर उधर क्यों भगा रहे हो? पल्ले के 500-600 इधर उधर आने जाने में और लगा चुका हूँ। इससे साफ साफ पूछ लो कि अभी भी इसकी क्या सलाह है। मर्द की भी तो एक जुबान होती है। रधुली ने हाथ जोड़ते हुए कहा, घर में कलेश न करो। जवान लड़का है, यह बात प्रेम से भी की जा सकती है। अगर उसकी इच्छा न हो तो जबरदस्ती उसे इस मुश्किल में न डालो। हमारे लड़के के लिए कई कुंवारी लड़कियों के रिश्ते भी तो आ रहे थे। रधुली की बात सुनकर धनीराम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने रधुली को कहा, यह सब तुम कह रही हो? कल तक तो तुमने मेरी जान खा रखी थी कि कहीं मेरा बेटा भी आकाश की तरह जोगी न बन जाए। यह सब तेरी कमी के कारण हुआ है, समझी? धनीराम को गुस्से में देखकर रवि खुद उनके पास आकर बोला, तुम लोग मेरे लिए आपस में न झगड़ो। मुझे इस दलदल में घुसाने वाला तो बंटी है। इसके बाद उसने माता पिता को 1.5 वर्ष की पूर्व घटना विस्तार से सुनाई। उसने अपने माता पिता को यह भी बताया कि नंदनी के कहने पर वह बंटी के साथ आकाश को ढूंढने सूरत भी गया था। वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि आकाश सन्यासी हो गया है तो बंटी ने ही नंदनी के ससुराल में मनीराम को आकाश की ओर से चिट्ठी भेजी थी। नंदनी को जब इस बात का पता लगा तो वह बंटी से नफरत करने लगी। तभी से नंदनी और मेरे बीच इस रिश्ते की शुरुआत हुई। बंटी ने खुद को इस कहानी से बाहर रखने के लिए मेरे से भी झगड़ा किया और फिर वह मेरे से अलग रहने लगा। रधुली ने बेटे के मुख से यह सुना तो उसने अपनी द्रांति पकड़ी और रणचंडी का रूप धारण कर बंटी की माँ से लड़ने के लिए जाने लगी। धनीराम ने अपनी टोपी उतार कर उसके पैरों में रखते हुए कहा, सन्नी की माँ, क्यों पूरे गांव में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? हमारे साथ साथ मनीराम और हीरालाल की भी बदनामी होगी। कल हम मनीराम के घर जा ही रहे हैं। यदि इसका मन न हो तो वहीं जाकर मना कर देगा। अभी बात को न बिगाड़ो।
धनीराम की बात से रधुली कुछ शांत हो गई। इसके बाद तीनों लोग अलग अलग सोच के साथ कल का इंतजार करने लगे। गांव वाले रधुली और धनीराम को आकाश के घर आने की बात पूछते तो वे यही कहते कि बंटी की शादी के लिए रवि घर आया है। रात्रि में अनमने ढंग से तीनों ने भोजन किया। तीनों आपस में ठीक तरह से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। सुबह सुबह धनीराम और रवि ने स्नान किया। रधुली ने दोनों के लिए नाश्ता तैयार किया। दोनों ने चाय नाश्ता किया और इसके बाद धनीराम और रवि मनीराम से मिलने उसके गांव की ओर निकलने लगे। जाते जाते रधुली ने रवि से पूछा, रवि क्या नंदनी के लिए लाया हुआ हार भी ले जा रहा है? रवि ने कहा, नहीं अभी उसकी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। आज हीरालाल सुबह सुबह मनीराम के घर पहुंच गया। मनीराम का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था, इसलिए लोगों ने सोचा शायद हीरालाल उन्हीं के हाल समाचार पूछने आया होगा। हीरालाल ने मनीराम और कमला को बताया कि धनीराम का बेटा रवि गांव आया हुआ है। आज दिन में वह आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। यह सुनकर नंदनी बहुत खुश हुई। कमला ने जब नंदनी को नहा धोकर तैयार होने को कहा तो उसने अपनी सास को कहा कि पहले आप भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लो। कमला बोली, लड़का तुझे देखने आ रहा है, न कि हम बुड्ढों को। एक तो तेरे ससुर कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, ऊपर से उन लोगों ने अचानक आ जाने का प्रोग्राम बना दिया। हम लोग बाजार से जरूरी सामान भी नहीं ला सके। हीरालाल बोला, आप चिंता न करो, ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल धनीराम जी के साथ बाजार गया था, इसलिए ये जरूरी सामान लेकर आया हूँ। यह कहकर हीरालाल ने अपना थैला कमला के हवाले कर दिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।